नमस्कार। आज हम जायसी के सिंगल द्वीप वर्णन के आगे के अंश पढ़ेंगे। जायसी सिंगल द्वीप के बाजार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ का बाजार अद्भुत और विलक्षण है। जो भी वहाँ जाता है चमत्कृत होकर रह जाता है। जायसी कहते हैं, लेके फूल बैठ फुलहारी, पान अपूरब धरे संवारी। वहाँ जो फूल बेचने वाली है वो तरह तरह के फूल लेकर बैठी हुई है। उसने पानों को अपूर्व रूप से सजा रखा है। पान अपूरब धरे संवारी, पानों को अपूर्व रूप से संवार कर सजा रखा है। सौंधा सबे बैठ ले गंधी, फूल कपूर खिरोरी बांधी। जो गंधी हैं, इत्र बेचने वाले हैं, वो तरह तरह की सौंधी खुशबू वाले इत्र लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कपूर के फूल और कत्थई की टिकिया बांधी हुई है। कतहु पंडित पढ़ही पर पुरानु, धर्म पंथ कर करही बखानु। कहीं पर पंडित कथा पढ़ रहे हैं, कहीं पुराणों का वाचन कर रहे हैं, कहीं धर्म ग्रंथों का बखान कर रहे हैं। जो भी धर्म के सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। कतहु कथा कहे किछु कोई, कतहु नाच कूद भल होई। कहीं पर कोई कथा कह रहा है, कहीं पर नाच गान हो रहा है और कहीं पर कोई दूसरी कला का प्रदर्शन हो रहा है। कतहु चिरहटा पंखी लावा, कहीं पर जो इंद्रजालिक है, पंछी बेचने वाला है, वो तरह तरह के पंछियों को लेकर आता है। कतहु पखंडी काठ नचावा, कहीं पर जो पाखंडी है, कठपुतली का नाच दिखाने वाला है, वो काठ का कठपुतली का नाच दिखा रहा है। कतहु नाद सबद होई भला, कहीं मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। कतहु नाटक चेटक कला, कहीं पर नाटक का प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पर चेटक कला जादू कला का प्रदर्शन हो रहा है। कतहु काहू ठग विद्या लाई, कहीं पर कोई ठग विद्या दिखा रहा है। कतहु लेही मानुष पोराई, और कहीं पर मनुष्य पागल होकर देख रहा है। दरअसल वो बाजार इतना अचंभित करने वाला है, इतना चमत्कृत करने वाला है कि वहाँ मनुष्य बोरा जाता है, पागल होकर देख रहा है। चरपट चोर गठी छोरा, मिले रही ओही नाच। जायसी कहते हैं कि इस नाच कला में, इस बाजार में जो चालाक चोर है और गांठ काटने वाले हैं, जेब कतरे हैं, वो मिलते हैं। जो ओही हाटे सजग भा, गथ ताकर पे बाँच। जो इस हाट में, सिंगल द्वीप के इस बाजार में सजग होकर रहता है, जागरूक होकर रहता है, उन्हीं की पूंजी बची रहती है। दरअसल ये अन्योक्ति है। यहाँ पर संसार रूपी बाजार में, संसार रूपी हाट में जो सजग रहता है, उसी के पुण्य कर्म रूपी पूंजी बची रहती है। नहीं तो जो उनके संचित पुण्य है वो भी गंवा देते हैं। इसलिए इस संसार रूपी हाट में सजग रहना, अपने पुण्य कर्मों के प्रति, अपने कर्म के प्रति सजग रहना, जागरूक रहना आवश्यक है। नहीं तो हमारे पास जो संचित कर्म है वो भी क्षीण हो जाते हैं। तो जो इस हाट में सजग नहीं रहता, उनकी पूंजी बची नहीं रहती, उनके पुण्य बचे हुए नहीं रहते। अगले पद में जायसी सिंघल द्वीप के किले का वर्णन करते हैं। पुनि आए सिंघलगढ़ पासा। जायसी कहते हैं कि फिर हम सिंघल द्वीप के पास आते हैं, सिंघलगढ़ के पास आते हैं। का बरनो जनु लाग अकासा, उसका क्या वर्णन करें। ऐसा लगता है मानो वो आकाश तक लगा हुआ है, आकाश तक ऊंचा है। तरही करिन्न वासुकी के पीठी, ऊपर इंद्रलोक पर दीठी। उसका तल नीचे कच्छप और वासुकी की पीठ से लगा हुआ है। वो नीचे कच्छप और वासुकी तक
उसका आधार है, उसकी नींव है। ऊपर इंद्रलोक पर दीठी और उसकी ऊंचाई इतनी है मानो इंद्रलोक पर हो। दृष्टि ऊपर जाते ही ऐसा लगता है इंद्रलोक तक फैला हुआ है। परा खोह चहु दिसी अस बांका, उसके चारों ओर गहरी बांकी खाइयां हैं। कांपे झांग जाई नहीं झांका, उसकी गहराइयां देखकर उस किले के चारों ओर जो गहरी बांकी खाइयां हैं उसे देखकर पांव कांपने लगते हैं और नीचे उन खाइयों में हम झांक भी नहीं सकते। अगम असूच देखी डर खाई, परे सो सपत पतारही जाई। वो खाइयाँ इतनी अगम है, इतनी असूच है कि उन्हें देखकर ही डर लगता है। अगर हम उनमें गिर जाएं तो कवि कहते हैं कि शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि सीधे पाताल में जाएंगे। नव पोरी बाकी नवखंडा, नवो जो चढ़े जाई ब्रह्मंडा। आगे वहाँ पर 9 सीढ़ियाँ हैं, 9 पोरी बाकी, 9 तिरछी सीढ़ियाँ हैं और 9 मंजिलें हैं। नवो जो चढ़े जाई ब्रह्मंडा, उन 9 पर जो चढ़ जाता है वो सीधे ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। कंचन कोटि जरे नग सीसा, उस गढ़ की, उस किले की जो कोट है, जो परकोटा है, वो सोने से बनाया गया है और उनमें नग और शीशे जड़े हुए हैं। नखतही भरी बीजू जनु दीसा, ऐसा लगता है कि वहाँ नक्षत्रों के बीच में बिजली चमक रही हो। उस परकोटे में जड़े हुए नग और शीशे को देखकर ऐसा आभास होता है मानो नक्षत्रों के बीच में बिजली चमक रही हो। लंका चाही ऊंच गढ़ ताका, सिंघल द्वीप का जो किला है, गढ़ है, कवि कहते हैं कि वो लंका से भी ऊंचा है। निरीख न जाई दीठी तन थाका, हम अपनी दृष्टि से उसे पूरा देख भी नहीं सकते। उसे देखते हुए हमारी दृष्टि और तन दोनों थक जाते हैं। हिय न समाई दीठी नहीं, कवि कहते हैं कि ऐसा किला न हृदय में समाता है न दृष्टि में समाता है, इतना ऊंचा है, इतना विशाल है। जानहू ठाड़ सुमेर, ऐसा लगता है मानो साक्षात सुमेरु पर्वत वहां खड़ा हुआ हो, विशाल सुमेरु हमारे सामने हो। कहाँ लगी कहाँ ऊंचाई, कहाँ लगी बरनो फेर, उसकी ऊंचाई का भी कहाँ तक वर्णन करें और उसके फेरे, उसके घेरे का भी कहाँ तक वर्णन करें। वो वर्णन की सीमाओं से परे है। कवि यहाँ भी हठयोग के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं कि 9 सीढ़ियों को पार करके हम 10वें खंड अर्थात ब्रह्मरंध्र की सीमा में पहुंचते हैं, जहां हमें परमेश्वर के दर्शन होते हैं। अगले पद में फिर कवि जायसी सिंघलगढ़ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये किला इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि अचंभित करने वाला है। नीति गढ़ बाची चले ससी सूरु, सूर्य और चंद्रमा उस किले से बचकर चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा भी अपने रास्ते जाते हैं तो उस किले से बचकर चलते हैं। नाही त होई बाजी रथ चूरू, अगर वो ऐसा ना करें तो उनके बाजी अर्थात घोड़े और रथ चूर चूर हो जाए। पौरी नवो वज्र के साजी, उनकी जो 9 पौरी है, 9 सीढ़ियां है, वो वज्र की तरह कठोर है। सहस सहस तह बैठे पाजी, उस हर एक पौरी पर सहस्र अर्थात 1000 सैनिक बैठे पहरा दे रहे हैं। फिर ही 5 कोतवार सुभोरी, और फिर वहां बारी बारी से 5 कोतवाल पहरा देते हैं। कांपे पांव चपत वही पोरी, उन पोरियों पर, उन सीढ़ियों पर देखते हुए हमारे पांव कांपने लगते हैं। पोरी ही पोरी सिंह गढ़ी काढ़े, उन पोरियों पर, हर पोरी पर सिंह के चित्र बनाए हुए हैं, शेर के चित्र बनाए हुए हैं। डर पही लोग देखी तह ठाड़े,
उन सिंहों को, उन शेरों को उन सीढ़ियों पर कढ़ा हुआ देखकर लोग भयभीत होकर खड़े हो जाते हैं। वास्तव में वे सिंह इतने सजीव बनाए गए हैं कि लोगों को उनके सामने खड़े होने का भ्रम होता है, इसलिए वो वहां खड़े हुए भयभीत हो जाते हैं। बहुविधान वे नाहर गढ़े, वे नाहर, वे शेर बहुत तरीके से वहां उन सीढ़ियों पर गढ़े हुए हैं। जनु गाजही चाहही सिर चढ़े, ऐसा लगता है मानो वो अभी गर्जना करके हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे। टारही पूंछ पसारही जीहा, वे अपनी पूंछ हिलाते हुए और जीभ फैलाते हुए हैं। कुंजर डरही की गुंजरी लीहा, वहां हाथी भी उन्हें देखकर डर जाते हैं कि मानो अभी गर्जना करके हम पर आक्रमण करेंगे। कनक सिला गढ़ी सीढ़ी लाई, उन पोरियों की जो सीढ़ियां हैं, ऐसा लगता है मानो वो स्वर्ण शिलाओं को तोड़कर गढ़ी हुई है। वहां की सीढ़ियां सोने की शिलाओं से गढ़ी गई है। जगमगाही गढ़ ऊपर ताई, उन स्वर्ण सीढ़ियों से वो गढ़, वो सिंगल द्वीप का किला ऊपर तक जगमगा रहा है। नवो खंड नव पोरी और तह वज्र केवार, वहां 9 मंजिलें हैं, 9 सीढ़ियां हैं जहां पर वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, बहुत कठोर सख्त किवाड़ लगे हुए हैं। चारी बसेरे सो चढ़े सत सो उतरे पार, उन पर 4 बसेरे, 4 आश्रय लेकर चढ़ना चाहिए, 4 विश्राम लेकर चढ़ना चाहिए, उन पर सत्य से पार पाया जा सकता है। यहाँ सूफी सिद्धांत की बात करते हैं। जायसी सूफी सिद्धांत से प्रभावित है, तो वे 4 बसेरे, जो सूफी सिद्धांत के 4 बसेरे हैं, शरीयत, तारियत, मारिफत और हकीकत, उनकी बात करते हैं कि हम उस उच्च स्थिति तक उन 4 बसेरे से, 4 पड़ावों से होकर चढ़ सकते हैं। और अगर हम सत्य पर आरूढ़ हैं, सत्य पर सवार हैं, तो ही पार उतर सकते हैं, तो ही हम वहां उच्च स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अगले पद में जायसी कहते हैं, नव पौरी पर दसम दुआरा, तेही पर बाज राज घरियारा। उन 9 सीढ़ियों को पार करने के बाद, 9 मंजिलों को पार करने के बाद 10वीं मंजिल पर द्वार है। तेही पर बाज राज घरियारा, वहां पर राज घरियारा, राजा का घंटा बजता है। घरी सो बैठी गने घरियारी, जो घरियारी है, घंटा बजाने वाला है, वो घड़ी घड़ी गिनकर घंटा बजाता है। वो वहां बैठा रहता है और घड़ी घड़ी के बाद घंटा बजाता है। पहर पहर सो आपनी बारी, हर पहर के बाद, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो हर पहर के बाद वो अपनी बारी आने पर घंटा बजाता है। जब ही घड़ी पूजी तेई मारा, जब घड़ी पूरी हो जाती है तब उस पर डंडा मारता है। घड़ी घड़ी घड़ियार पुकारा, हर घड़ी के बाद वो घड़ियाल, वो घंटा आवाज करता है, पुकारता है। पराजो डांड जगत सब डांडा, कवि कहते हैं कि जब उस घड़ियाल पर डंडा पड़ता है तो मानो वो सारे संसार को दंडित करता है, एक घड़ी से दंडित कर देता है कि अब तुम्हारे जीवन का एक घड़ी कम हो गई, अब तुम्हारे जीवन की आयु एक घड़ी कम हो गई। तो कवि ये कल्पना करते हैं कि उस घड़ियाल पर जो डंडा पड़ता है, जो घड़ियारी उस पर डंडा मारता है, उससे क्षुब्ध होकर वो पूरे संसार को एक घड़ी से दंडित करता है। का निचिंत माटी कर भांडा, हे मिट्टी के बर्तन, तुम निश्चिंत होकर क्यों बैठे हो। हे मनुष्य रूपी मिट्टी के बर्तन, तुम निश्चिंत होकर क्यों बैठे हो। हर घड़ी के साथ तुम्हारी आयु कम हो रही है, तुम्हारे जीवन का समय कम हो रहा है। तुम तेही चाक चढ़े हो कांचे, तुम ऐसे चाक हो जो कच्चे ही चढ़े हो, तुम कुम्हार की चाक पर चढ़े हुए कच्ची मिट्टी के समान हो।
आएहू रहे न थिर होई बाँचे। तुम यहाँ स्थिर होने के लिए नहीं आए, तुम हमेशा जीवित नहीं रहोगे। जीने के साथ मृत्यु निश्चित है। आए हैं तो जाना लिखा हुआ है। तो हम जब यहाँ आए हैं तो स्थिर नहीं रहेंगे, यहाँ बचे हुए नहीं रहेंगे। घड़ी जो भरी घटी तुम आओ। जैसे ही तुम्हारी घड़ी भर जाएगी, पूरी हो जाएगी, तुम्हारी आयु घट जाएगी। हर घड़ी के साथ तुम्हारी आयु कम हो रही है। का निचिंत होई सोऊ बटाऊ। हे बटोही, तुम निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो? हे जीवन पथ पर चलने वाले पथिक, तुम निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो? अब भी पुण्य कर्म संचित कर लो, अच्छे कर्म कर लो। इस संसार में आए हो तो इस घड़ी के पूरा होने से पहले कुछ सार्थक कर लो। पहरही पहर गजर नीति होई। पहर पहर के बाद गजर होती है। हर 3 घंटे के बाद गजर होती है, घंटा बजता है। हिया बजर मन जाग न सोई। लेकिन हमारा हृदय वज्र हो गया है। हम जागरूक नहीं हैं, सजग नहीं हैं। हम अपने मन में इस बात को सोच नहीं रहे। हमने अपने हृदय को पत्थर बना दिया है, वज्र जैसा कड़ा बना दिया है। हम अभी भी जागरूक नहीं हो रहे, हम अभी भी सचेत नहीं हो रहे। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घड़ी के रीति। कवि जायसी कहते हैं कि हमारा जीवन जल के समान है, रहट की घड़ियों के समान है। रहट की घड़ियों में जैसे पानी भरता है और वैसे ही खाली हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी रहट की घड़ियों की तरह है, जिसमें जल भरता है और रीता हो जाता है। समय आता है, हम घड़ी घड़ी जीते जाते हैं और फिर हमारी मृत्यु निश्चित होती है, तो वो घड़ी पूरी हो जाती है। इसीलिए जायसी कहते हैं कि हमारा जीवन रहट की घड़ियों के समान है, जिसमें रहट की घड़ियों की तरह जल भरा रहता है। घड़ी जो आई जो भरी, ढरी जन्मगा बीती। जैसे वो घड़ी जल से भरकर आती है, रहट की घड़ी जैसे जल से भरकर आती है और फिर पानी गिरा देती है, उसका पानी ढर जाता है, वैसे ही हमारा जीवन, हमारा जन्म बीत जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी आयु पूरी हो गई, कब हमारा संसार से जाने का समय आ गया, और इस तरह हमारा जीवन पूरा हो जाता है। जायसी के आगे के कुछ अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।